पिछले वर्ष वाराणसी में गया था। वाराणसी में काफी बाढ़ आ गई थी, तो मैं एक मोहल्ले में था, एनडीआरएफ की टीम साथ में थी। एनडीआरएफ की टीम से मैंने पूछा इसके बारे में। मैंने कभी, खैर हम एनडीआरएफ की स्टीमर से जा रहे थे, बाढ़ क्षेत्रों का सर्वे करने के लिए जा रहे थे, कुछ मोहल्लों का भ्रमण कर रहे थे। तो एनडीआरएफ के एक अधिकारी से मैंने पूछा, मैंने कभी नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद क्या परिवर्तन आपको दिखता है, आप कब से हैं और क्या इसका परिवर्तन है। उन्होंने कहा देखिए, मैं पिछले 4-5 वर्षों से इस अभियान के साथ जुड़ा हूं, इस यहां पे एनडीआरएफ के साथ जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले जब नमामि गंगे परियोजना लागू नहीं हो पाई थी और 2017 के पहले रुचि न होने के कारण, दावे भले ही कितने बड़े बड़े हो जाएं, कोई योजना ईमानदारी के साथ लागू न होने के कारण जब हमारे जवान प्रैक्टिस करते थे, एनडीआरएफ के जवान, उनका कहना था जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे गंगा जी में, तो 3-4 दिन के प्रैक्टिस में हमारे पूरे बॉडी पर लाल लाल फफोले हो जाते थे, चकत्ते पड़ जाते थे। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते थे तो स्किन के स्पेशलिस्ट हमें कहते थे कि कोई आप बहुत संक्रमित उसके सामने चपेटे में हैं, इससे आप अपने को बचाव करिए। यानी इतना प्रदूषण था। और उन्होंने कहा आज जब हमारे जवान आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नियमित हमारी प्रैक्टिस होती है, आज कुछ भी नहीं होता है। ये एक व्यापक परिवर्तन नमामि गंगे परियोजना के पहले और बाद के परिणाम में है। दोस्तों, उन्होंने कहा बरसात के बाद एक बार आइए, अक्टूबर-नवंबर में आइए, आपको पहले गंगा में डॉल्फिन नहीं दिखाई देती थी, आज गंगा में डॉल्फिन आपको दिखाई देगी। ये गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का परिणाम है। और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम क्या है? मुझे लगता है डॉल्फिन की चर्चा तो आपके, डॉल्फिन एक गंगे डॉल्फिन के रूप में मानी जाती है और गंगा की निर्मलता में भी उसका बड़ा योगदान रहा है, ये माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है। जीवों में सबसे, यानी जिसको आप सेंसिटिव बोल सकते हैं, संवेदनशील बोल सकते हैं, वह डॉल्फिन उसमें होता है। डॉल्फिन आज गंगा में फिर से दिखाई दे रहे हैं। और डॉल्फिन कौन लोगों ने मुझे वहां दिखाया? गंगा में डॉल्फिन का आना, आपके राज्यसभा के जो माननीय सांसद संसद में हमारे साथ जब लोकसभा में थे, कुंवर रेवती रमन सिंह जी, वो तो बार बार इसकी चर्चा करते थे। प्रयागराज की जब चर्चा होती तो इसकी चर्चा करते थे डॉल्फिन के बारे में। कांग्रेस सरकार के समय मेरा एक कॉलिंग अटेंशन था संसद में, उस पर भी उन्होंने इस मुद्दे को रखा था, मजबूती के साथ रखते थे। और डॉल्फिन आज फिर से दिखाई दे रही है गंगा जी में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण हमारी आस्था का भी सम्मान हुआ और अब तो गंगा आस्था का भी सम्मान कर रही है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। अब वहां से एक्सपोर्ट भी हो रही है, तमाम चीजें अब एक्सपोर्ट होनी प्रारंभ हो चुकी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि किस तेजी के साथ कार्य हो चुके हैं और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। 70 से अधिक नदियां जो लुप्त प्राय हो चुकी थी, हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से ही उन सभी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है प्रदेश के अंदर। इसमें नून है, अरिल है, मंदाकिनी को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, तमसा है, टेडी है, मनोरमा है, पांडु है, तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर कार्य हुए हैं और वे पुनर्जीवित होते हुए दिखाई दिए हैं। महोदय, ये सभी कार्य आज प्रदेश के अंदर हुए हैं। आपने सैनिक स्कूलों की भी चर्चा की थी, तो सैनिक स्कूल की चर्चा भी मैं आपको यहां पे बता ही दूं कि 2012 से 17 के बीच आपने सैनिक स्कूल के लिए 162 करोड़ रुपए आपने आवंटित किए थे। हम लोगों ने 216 करोड़ रुपए सैनिक स्कूलों के लिए प्रदेश के अंदर आवंटित किए
और नए बजट में भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है। पहली बार सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जाए, यह प्रावधान यूपी ने प्रारंभ किया है। यही नहीं, उनकी क्षमता को दोगुना किया जाए। कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में खोला था 1960 में। आज कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश आज अपनी दुगनी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और बालिकाएं भी वहां पर प्रवेश ले चुकी हैं। उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में हम लोग जो सैनिक स्कूल के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश में 5 सैनिक स्कूल वर्तमान में यानी 4 क्रियाशील हो चुकी हैं, 5वां क्रियाशील होने की ओर अग्रसर है और हम लोगों ने 16 नए सैनिक स्कूल, हमारा प्रयास है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना हो। आप स्कूली मॉडल की बात कर रहे थे। स्कूली मॉडल अगर आपको देखना है तो मुझे लगता है कि मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अच्छा होगा, इस समय ऑपरेशन कायाकल्प के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल आज तैयार हुए हैं उनमें से एक आध का विजिट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा एक मॉडल हम लोग दे रहे हैं, हो सकता है कि पिछली सरकारों की दृष्टि उधर न गई हो, लेकिन ये मॉडल हम लोग दे रहे हैं। हर कमिश्नरी में एक मॉडल स्कूल हम लोग इस रूप में बना रहे हैं, वह है अटल आवासीय विद्यालय का, जिसमें श्रमिकों के बच्चों को, जिसमें अनाथ बच्चों को उन विद्यालयों में रखने की व्यवस्था और उनकी सारी व्यवस्था का कार्य सरकार वहां पर करने जा रही है और नए सत्र में हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी बिना किसी भेदभाव के सभी 18 कमिश्नरी स्तर पर पहले एक एक विद्यालय हम लोग ले रहे हैं। फिर इसको हम हर एक जनपद की तरफ अग्रसर करेंगे, जनपद में एक एक, फिर विकास खंड में एक एक और फिर न्याय पंचायत स्तर पर एक एक मॉडल स्कूल। इस प्रकार का अगर हम दे देंगे आमूलचूल परिवर्तन प्रदेश के अंदर होगा। और इसमें मॉडल हम देंगे, जैसे सैनिक स्कूल पहले स्टेट और सेंटर के स्तर पर उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया 1960 में। आज देश के अंदर कई सैनिक स्कूल हैं। आज प्रदेश के अंदर 5 सैनिक स्कूल वर्तमान में हैं। हमने 16 के नए प्रस्ताव भेजे हैं। हम तेजी से उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सैनिक स्कूल भी अब पीपीपी मोड पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा चुका है और यही हम लोग चाहेंगे कि जितना पैसा शिक्षा के उस पर हम लोगों ने वर्तमान में दिया है, ये पैसा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का कारक बने, इस दिशा में भी हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने कानून व्यवस्था की बात भी की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, आपने दोनों को जोड़ा था कि आपने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग क्राइम में यूपी आगे बढ़ा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे लगता है बड़े गौर के साथ अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष इसको सुन पाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी 15-16 में, 14वें स्थान पे थी यूपी के। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था और उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने भी पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसकी रैंकिंग में व्यापक सुधार करते हुए हम नंबर 2 स्थान पर देश के अंदर आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म किए गए, पुलिस को तकनीक से पूरी तरह भरपूर किया गया और उसका परिणाम भी आया है। महोदय 2016 की सापेक्ष 2021 में, ये एनसीआरबी के डाटा हैं, कहीं और हमारे डाटा नहीं है, एनसीआरबी के डाटा हैं। 2016 के सापेक्ष 2021 में डकैती के मामलों में 73.94% की, लूट की घटनाओं में 65.88% की, हत्या के मामले में लगभग 34% की और बलात्कार के मामलों में 50.66% की कमी आई है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के जो डाटा हैं
वह डाटा आपके सामने मैं रख रहा हूं। और यही नहीं, माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 2081 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी हम लोगों ने उनकी जब्त की है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से भी 64,398 हेक्टेयर भूमि को अवैध